Hello everyone, welcome to the channel. I am Anuradha Kashyap, your biology mentor for NEET. एंड हमने जो है लास्ट क्लास में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसका प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया था। आई होप आपने मेरा वो लेक्चर ज़रूर देखा होगा, बट अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद ही हम कंटिन्यूटी में आगे चलेंगे। ठीक है, तो मेरी प्लेलिस्ट है अलग से, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप एक बार उसको पूरा जो है अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद आप आगे से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पूरी स्ट्रक्चर समझा दी थी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, जो हमने पढ़ा था कि कैसे कहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है। आई टोल्ड यू कि यहाँ पर सबसे पहले एक सेल वॉल होती है, देन सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी बहुत सारी इमेजिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा था। हमने साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कशन किया था। हमने राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर है एमआरएनए के साथ जो अटैच होती है, पोली राइबोसोम, उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने उसके अलावा बहुत सारी अदर ऑर्गेनेल जो प्रेजेंट होती हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, राइट। उसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की बात की थी। हमने सेल साइजेस की बात की थी। वी टॉक अबाउट सेल थ्योरी जो स्केल्टन एंड शॉन ने दी थी, उनके बारे में भी हमने बात की थी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Now, this is your eukaryotic cell. If it is not visible to you, I have to do one thing. Okay, give me 1 second. मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप इसको इजीली देख सको। Okay, give me 1 second, students. Okay, let me. I hope this is visible to you right now. Clearly. यूकैरियोटिक सेल देखिए, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जिसके पास जितनी भी ऑर्गेनेल अगर प्रेजेंट हैं, तो वो ऑर्गेनेल के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। बट जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या होती है, ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती हैं। सॉरी, ऑर्गेनेल के चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब हो गया, या कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो एक ऐसी सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस है लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड है, सेलुलर मेम्ब्रेन से बाउंड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड है, तो हम उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, हमने दो यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है, एक है प्लांट सेल, एक है एनिमल सेल। प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं तो दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले आप देख सकते हो ये अंदर जो ब्लू कलर में है, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। और इसके सराउंड में जो आपको पिंक कलर की दिखाई दे रही है, दिस इज योर सेल वॉल। इसका मतलब यहाँ पर भी मेम्ब्रेन को कवर करने वाली एक और लेयर है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो इस सेल के अंदर 90% एरिया किसने कवर किया हुआ है, वैक्यूल ने कवर किया हुआ है। वैक्यूल एक ऐसी ऑर्गेनेल होती है प्लांट के अंदर जिसके अंदर वाटर, बहुत सारे मिनरल, बहुत सारे पिगमेंट भरे हुए होते हैं। एंड इसकी जो लेयर होती है वैक्यूल की, इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन के अराउंड मटेरियल जो है वो अंदर आ भी सकता है, बाहर जा भी सकता है, लेकिन वो चीजें कैसे होती हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब यहाँ पर एटीपी का खर्चा होता है। तो साफ शब्द में अगर कहा जाए तो टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन जिसकी सराउंड क्या होता है, जो भी एक्टिविटी होगी उसके लिए एटीपी का खर्चा होगा, यानी एटीपी यहाँ पर यूज होती है। तो इसकी वजह से सेल का टर्गर प्रेशर मेंटेन रहता है, और जो प्लांट सेल होती है वो अपना स्पेस जो है वो इनहेंस कर पाती है, अपनी सेल की ग्रोथ कर पाती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऑर्गेनेल यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब मैं दूसरी सेल के बारे में बताऊंगी, एनिमल सेल। एनिमल सेल के चारों तरफ आप देख सकते हो ऑरेंज कलर की सिर्फ एक ही बाउंड्री है, कोई सेकंड बाउंड्री नहीं है इसके आउटर साइड में। इस बाउंड्री को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अराउंड कोई सेल वॉल नहीं है। ठीक है, तो देर इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल वो सेल होगी जिसके सराउंड में आपको सेल वॉल दिखाई देती है, बट एनिमल सेल वो सेल होती है जिसके सराउंड में कोई भी सेल वॉल नहीं दिखाई देती है, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल में। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देर आर सम पॉइंट्स। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, यानी सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं बेसिकली, एक्सक्यूज मी, प्लास्टिड जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना होगा। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है,
तो प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट क्या होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ही अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर प्लास्टिड होंगे, फिर उसके अंदर पिगमेंट सिस्टम होंगे, उन पिगमेंट सिस्टम के थ्रू ही जो होगा खाना फॉर्मेशन होगा, यानी फोटोसिंथेसिस होगी। बट एनिमल सेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। एनिमल सेल्स बेसिकली, एनिमल क्या है, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट पे डिपेंड रहते हैं या किसी कार्निवोर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो बेसिकली इनके अंदर प्लास्टिड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि प्लांट के अंदर वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, वैक्यूल जो उसके टर्गन प्रेशर को मेंटेन करता है, एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर सब चीजें चलती हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, बट अगर आप किसी स्मॉल एनिमल को देखोगे, सपोज अगर हम किसी अमीबा को देख रहे हैं, तो हम वहां पर क्या देखेंगे, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वो होते हैं जिसके थ्रू चीजों को इनगल्फ किया जा सकता है और चीजों को बाहर फेंका जा सकता है। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खाना अंदर लेते हैं और खाना बाहर फेंक सकते हैं, वेस्ट मटेरियल को भी इसी तरीके बॉडी से बाहर फेंक सकते हैं। तो ये क्या है, वैक्यूल है, बट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में। इसके अलावा हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं, तो एनिमल सेल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बारे में मैं आपको तब बताऊंगी जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सेल साइकिल एंड डिवीजन वाले चैप्टर में। बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर मैं इस चैप्टर में समझाऊंगी आखिर में। बट एक सेंट्रियोल नाम की एक ऑर्गेनेल होती है जो कि एनिमल में प्रेजेंट होती है, बट वो प्लांट के अंदर एब्सेंट होती है। यानी कि प्लांट में अगर सेल डिवीजन होती है तो वो माइटोसिस नहीं होती है, बट अगर एनिमल में डिवीजन होगी, एनिमल में एक सेल से दो सेल अगर फॉर्म हो रही हैं, तो वो सेल फॉर्मेशन के टाइम पर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं माइटोसिस। वो माइटोसिस जो है वो परफॉर्म होती है एनिमल सेल के अंदर, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये ऑर्गेनेल जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, राइट। तो चलो आप क्या करते हैं, आप हर एक ऑर्गेनेल को अलग से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की। देखिए ये रहा सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझनी होंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इसको एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत सारी चीजें, बट मैं आपको क्लियरली सब समझाऊंगी। देखो सबसे पहले सेल वॉल मिलती कहाँ कहाँ है आपको ये पता होना चाहिए। ये मिलती है बैक्टीरिया के अंदर। अगर ये बैक्टीरिया के अंदर मिलती है तो बैक्टीरिया के अंदर किस कंपोनेंट की ये बनी हुई होती है, तो ये होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है बेसिकली, पेप्टिडो का मतलब हो गया यहाँ पर प्रोटीन, कोई प्रोटीन कंपोनेंट, और ग्लाइकन बेसिकली शुगर। तो जब शुगर और प्रोटीन से बन जुड़ जाती है कोई चीज तो उसको बोलते हो आप पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, और यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। फंगस के अंदर ये अनदर मटेरियल की बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं काइटिन, काइटिन की बनी हुई है। प्लांट्स के अंदर ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की, तो आपको ये याद रखना है। एल्गी के अंदर बनी हुई होती है सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मेनेंस। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। बैक्टीरिया के अंदर होती है पेप्टिडोग्लाइकन, फंगस के अंदर होती है काइटिन, प्लांट्स के अंदर होती है सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी हुई, और एल्गी के अंदर होती है सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स एंड मेनेंस। ओके, अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर क्या है, बेसिकली इसके मेन आपको कैरेक्टर देखते हैं। तो जो सेल वॉल होती है वो आउटर मोस्ट होती है। मैंने अभी आपको कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंड में जो भी लेयर होगी उसको आप सेल वॉल बोलोगे। ये कैसी होती है, डेड होती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, और परमिएबल होती है। अगर आपको रिमेंबर हो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी वो सिर्फ कुछ चीजों को अंदर आने देती है और कुछ चीजों को बाहर जाने देती है, बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव इन नेचर होती है। बट सेल वॉल का ऐसा कुछ नहीं होता। सेल वॉल जो होती है ये हर चीज को अलाउ करती है, इसीलिए कंप्लीटली परमिएबल होती है। उसके अलावा सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करके रखती है आपकी सेल वॉल, क्योंकि ये हार्ड है। तो ऐसी कंडीशन में ये किसी भी तरह के डिफेंस में काम करेगी, किसी भी तरह की जो नेगेटिव चीजें हैं उनसे प्लांट को बचा के रखती है। नेगेटिव इन द सेंस किसी भी तरह का हार्श एनवायरनमेंट होता है तो वहां पर सेल को ये प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको और क्या चीजें देखने को मिलती हैं, चलिए स्ट्रक्चर से समझते हैं पहले थोड़ा। सपोज करो ये एक सेल है, यहाँ पर एक सेल है,
और ये दूसरी सेल है। मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से डिनोट करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, गिव मी 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। हाइलाइटर यूज कर लेते हैं सो दैट यू कैन क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। तो देखो, एक सेल ये है, ओके, एंड सेकेंड सेल ये है। अब आप इसमें क्या देखोगे, अब आप इसमें देखो सबसे अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला जो ये रेड कलर में मैं आपको बना रखा है मैंने, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एंड मैंने आपको कहा था कि इसके बाहर की तरफ क्या होंगी, इसके बाहर की तरफ होगी सेल वॉल। अब देखो, सेल वॉल जो है बेसिकली, अगर मैं ये बहुत, ये जो मैं बहुत डार्क किया हुआ है मैंने, बहुत थोड़ा थिक फॉर्म में है, ये वाली जो सेल वॉल है ग्रीन में, इस सेल वॉल को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। यहाँ पे शायद मैंने लिखा भी हुआ है। इस वाली सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। देखो मैं एक चीज बस समझाती हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से समझाते हैं, ठीक है। देखो, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, एंड दिस इज योर सेकेंड सेल। ये जो पिंक में अभी मैंने बनाया है, ये क्या है बेसिकली, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। इसको हम बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनते जाओ, इसको हम बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। अब मैंने आपको कहा कि इसके सराउंड में क्या होता है, इसके सराउंड में होती है एक मेम्ब्रेन जो हार्ड होती है, प्रोटेक्टिव होती है। तो जो ये वाली मैं बना रही हूँ व्हाइट से, इसको हम बोलते हैं, ये कंप्लीट आपको दिख रही होगी, इसमें किसी भी तरह का गैप आपको नहीं दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या है, दिस इज योर व्हाइट, व्हाइट वाली जो मैंने बनाई है, ये है प्राइमरी सेल वॉल। ओके, अब क्या हुआ, ये यंग स्टेज का मैंने प्लांट लिया था। अब मान लो धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती जा रही है, मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, तो इसको खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए और भी ज्यादा लेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो वो लेयर्स होंगी वो कहाँ बनेंगी, अगर मैं कहूँ कि सेल वॉल अभी और भी बननी है, तभी करके मैंने इसको प्राइमरी बोला था ना, मैंने कहा इसको ये प्राइमरी है। बट अगर और भी लेयर बनेगी तो वो कहाँ बनेगी। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वो प्राइमरी के आउटसाइड बनेगी, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी नई लेयर बनेगी, जो सेल वॉल की नई लेयर होगी, वो कहाँ बनेगी, इसके बारे में याद रखिएगा थोड़ा सा। वो हमेशा बनेगी आपके पास इसके अंदर। जैसे कि मतलब अगर मान लो ये प्राइमरी थी, तो इसके अंदर जो लेयर बन रही है, येलो वाली जो मैं बना रही हूँ, दिस इज योर सेकेंडरी लेयर, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इसमें मैंने गैप भी छोड़े हैं, इन गैप को हम बोलते हैं पिट्स, इनको हम बोलते हैं पिट, ठीक है। चलो मान लेते हैं इधर भी मैं सेम बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक अच्छा सा आइडिया लग जाए। यहाँ पे भी मान लो ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है येलो वाली, और इसमें भी मैंने क्या बनाए हैं, थोड़े पिट्स बनाए हैं। प्राइमरी सेल वॉल की बात करूं, अगर प्राइमरी सेल वॉल एक कंपोनेंट की बनी हुई होगी सेल्यूलोज की, बट जो ये येलो वाली मैंने बनाई है, ये येलो वाली सेल्यूलोज की नहीं होगी, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। और अगर कोई पूछे आपसे कहाँ आउटग्रोथ हुई है, इसके अंदर या बाहर, तो आप बोलोगे प्राइमरी सेल वॉल के अंदर हुई है। और ये किसकी बनी हुई है, ये काइटिन की बनी हुई है, ये सुबेरिन की बनी हुई है, ये आपके पास और किसकी हो सकती है, काइटिन, सुबेरिन, लिग्निन, ये सारे ऐसे मटेरियल हैं जो परमिएबल नहीं होते हैं, जो इनपरमिएबल होते हैं। अब अगर मैं बोल देती कि प्राइमरी सेल वॉल की तरह ये भी क्या है, कंप्लीट सराउंड कर रही है इसको, ठीक है। इफ आई टोल्ड यू कि ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये कंप्लीट है, इसी तरह अगर सेकेंडरी सेल वॉल भी कंप्लीट होती, तो सेकेंडरी सेल वॉल तो काइटिन, सुबेरिन और लिग्निन की बनी हुई है, इस हिसाब से तो फिर किसी चीज को परमिट ही ना होने देती, तो सेल की डेथ हो जाती, ठीक है। तो इसीलिए हुआ क्या, इनके बीच में स्पेस आया, इस स्पेस को हम बोलते हैं बॉर्डर पिट्स। इनको हम बोलते हैं, पिट्स भी बोल देते हो, बॉर्डर पिट भी बोल देते हो। अब सपोज करो प्लांट जो है वो और मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, तो जब वो और ज्यादा मेच्योरिटी की तरफ जाएगा तो उसके अंदर एक और लेयर बनेगी, वो सेकेंडरी के अंदर बनेगी, उसको हम बोलेंगे टर्शियरी सेल वॉल। आई होप दिस इज क्लियर। इसको हम बोलेंगे अब, और इसमें भी क्या होंगे, पिट्स होंगे, इसको हम बोलेंगे टर्शियरी सेल वॉल। अब इस टर्शियरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के कंपोजिशन सेम है, दोनों ही किसके बने हुए हैं, लिग्निन वगैरह के बने हुए हैं, टर्शियरी सेल वॉल। ऐसी ग्रोथ जिसमें ग्रोथ अंदर की तरफ हो रही है, उसको हम बोलते हैं इनटू ससेप्शन ग्रोथ। दिस इज नॉन एज इनटू ससेप्शन, इनटू ससेप्शन ग्रोथ। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी, सेकेंडरी के अंदर बनेगी टर्शियरी, तीनों में क्या मिलेंगे आपको, पिट्स मिलने वाले हैं, इनको हम बोलते हैं बॉर्डर पिट्स। और इस ग्रोथ को हम बोलते हैं इनटू ससेप्शन ग्रोथ, इनटू ससेप्शन ग्रोथ। तो यहाँ पे इस
सेल ने मान लो एक्सचेंज करना है मटेरियल को, इस सेल को देना है, या फिर इस सेल को मटेरियल एक्सचेंज करके इस सेल को देना है, तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में कनेक्शन का होना ज़रूरी है और वो कनेक्शन पिट्स के थ्रू ही बनेगा। इस कनेक्शन को हम बोल देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। इस कनेक्शन को बोला जाता है क्योंकि इसमें एक सेल की दूसरी सेल वॉल के साथ भी क्या होती है, मिक्सिंग होती है। उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, जो कि एक लिविंग कनेक्शन होता है क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि हमने जो चीज अपने लिए बना रखी है वो हम दूसरी सेल को दे देंगे, नहीं। जो रिक्वायर्ड है सिर्फ वही स्मॉल चीजें ही एक सेल से दूसरी सेल में एक्सचेंज होंगी। बहुत बड़ी ऑर्गेनील हो गई सेल की, वो सारी चीजें एक्सचेंज नहीं होती हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम थोड़ा डायग्राम से यहाँ से समझते हैं कि हर एक सेल के बारे में क्या क्या फीचर दिखा रखा है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी सेल वॉल की। जो आपको ग्रीन कलर की बाहर की तरफ दिखाई दे रही है, ये क्या है, दिस इज योर प्राइमरी सेल वॉल। और ये होती क्या है, ये प्रेजेंट होती है यंग प्लांट में। हर एक प्लांट में आपको मिलेगी, प्लांट जितने भी यंग होंगे। लेकिन जैसे जैसे वो प्लांट मेच्योर होता चला जाएगा तो ये क्या होती चली जाएगी, डिमिनिशेस होती जाएगी, मतलब कि कम होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। ये इलास्टिक होती है और थिन होती है, ये स्ट्रेच कर सकती है, पतली होती है, कंप्लीटली परमिएबल होती है। इसके थ्रू कोई भी चीज अंदर आ सकती है, कोई भी चीज बाहर जा सकती है। बनी हुई किसकी है, सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए दैट इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज। नाउ नेक्स्ट लेयर जो है वो है सेकेंडरी सेल वॉल, यानी जो प्राइमरी के अंदर बनेंगी। ये भी कैसी होगी, थिक होगी और इनइलास्टिक होगी। ये वो थिन थी, ये थिन है, थिक है। वो इलास्टिक थी, मतलब वो स्ट्रेच कर सकती थी। इट कैन नॉट बी स्ट्रेच, ये स्ट्रेच नहीं कर सकती है, दैट्स व्हाई इट इज इन इलास्टिक। उसके अलावा ये क्या है, डिपॉजिटेड नहीं होती है इवननेस मैनर में। मैंने कहा था कि प्राइमरी सेल वॉल कंप्लीटली एक लेयर में होती है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल कंप्लीट नहीं होती है, इवन नहीं होती है। ये किस किस की बनी हुई है, क्यूटिन, सुबेरिन और लिग्निन की। नॉट परमिएबल, परमिएबल नहीं है। फॉर्मेशंस ऑफ कनेक्शन, यहाँ पर क्या बनते हैं, कनेक्शंस का फॉर्मेशन होता है। मैंने बताया भी था, कैन बी इन लेयर्स, लेयर्स की फॉर्म में हो सकती है, S1 S2 एंड S3। ठीक है, और किसके अंदर होती है, प्राइमरी, इनसाइड टू प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होती है सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल। इसलिए हमने इसको क्या कहा, लेयर्स में होती है, S1 S2 और S3। इसी तरह इसके अंदर अगर देखोगे तो ये है टर्शियरी सेल वॉल। टर्शियरी सेल वॉल भी किसकी बनी हुई है, सुबेरिनिन की, लिग्निन की। इसका डिपोजिशन भी कैसा नहीं हो, इसका डिपोजिशन इवन दिखा रखा है, बट बेसिकली होता क्या है, इसमें भी आपको पिट्स मिलते हैं। ये अगर मान लो इसका डिपोजिशन इवन हो गया, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब प्लांट अपनी ओल्ड एज की तरफ होता है, उसकी डेथ होनी होती है, तो उस टाइम पर सेल्स की डेथ होने लगती है। डेथ कैसे होगी, जब उनके अंदर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। एक्सचेंज क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक लेयर आ गई है सेकेंडरी के अंदर जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी सेल वॉल, और इसकी डिपोजिशन जो है वो इवन है कंप्लीटली। क्यूटिन, लिग्निन, सुबेरिन जो है वो कंप्लीटली अंदर की तरफ क्या है, अंदर कंप्लीट इवन डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी, क्योंकि अब एक्सचेंज तो हो नहीं रहा है। तो लीड्स टू डेथ ऑफ सेल एट कंप्लीशन ऑफ मेच्योरिटी इन ओल्ड सेल। ओल्ड सेल के अंदर यहाँ पर मेच्योरिटी के टाइम पे इसकी डेथ हो जाती है। पर ऐसा हमेशा हर सेल के अंदर नहीं होता है, नॉट इन ईच प्लांट सेल, हर प्लांट सेल के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक, अब देखो, एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने के लिए आपको बीच में कुछ कनेक्शन दिख रहा है, ये वाला कनेक्शन। इस कनेक्शन को हम बोलते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला बेसिकली क्या है, एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है, एंड ये कुछ कंपोनेंट का बना हुआ है, कैल्शियम का हो गया, मैग्नीशियम का और मैग्नीशियम पैक्टेट का। ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप पीवाईक्यू बनाओगे तो आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो हमारे पास दो एडजेसेंट सेल को जोड़ के रखने का काम करता है, वो कौन करता है, दैट इज योर मिडल लैमेला। मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। क्लियर। अब हम बात करते हैं कनेक्शंस इन सेल्स ऑफ प्लांट। प्लांट की सेल्स में जो कनेक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं, तो पिट्स की अगर हम बात करें तो पिट्स बहुत सिंपल होंगे या फिर बॉर्डर्ड पिट्स भी हो सकते हैं। सिंपल देखिए कैसे हैं, सपोज कर लेते हैं ये प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल थी। आपको यहाँ से और यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन नहीं दिख रहा है, ग्रीन में जो थिक में है
ये 2 सेल हैं और इन दोनों सेल के बीच में ये एरो डला हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई कनेक्शन आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, जहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेज़ेंट हो, मतलब यहाँ पे एक पिट बन गया है। इसको हम बोलते हैं, ये है प्राइमरी सेल वॉल जो बाहर की तरफ है, उसके अंदर ग्रीन वाली सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल की डिपोज़िशन इवन नहीं है और इसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है, इसको बोलते हो सिंपल पिट। बॉर्डर्ड पिट के बारे में देखो, ये प्राइमरी सेल वॉल थी ब्लू कलर की, इसकी भी प्राइमरी सेल वॉल थी, 2 सेल हैं आपस में। तो जो ये ग्रीन वाली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या हो गई है, थोड़ी-सी यहाँ पे फ्लफी हो गई है, थोड़ी-सी यहाँ पे ब्रॉड हो गई है और तब जाकर के कनेक्शन बना है। इसको मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ये पिट है, इस पिट का एक बॉर्डर बन गया है, इसीलिए इसको बोला जाता है बॉर्डर्ड पिट। क्लियर? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी। उसके अलावा एक और कनेक्शन है। अगर मैं बोलूँ कि एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड होकर के दूसरी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्शन में आ गई है, तो हम उसके बाद जो कनेक्शन बनाएँगे उसको हम बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। जैसे सपोज़ यहाँ पे ये क्या थी, प्राइमरी सेल वॉल है ब्लू वाली, ठीक है? प्राइमरी सेल वॉल आपको पूरी दिख रही है। उसके अंदर ये जो रेड वाली अगर आप देखोगे ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ गई है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इस सेल का न्यूक्लियस है। इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्गेनेल है जिसको हम बोलते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो ईआर जो है वो एक्सटेंशन में है इस वाले ईआर के, तो इसका मतलब यहाँ पर एक और ऑर्गेनेल बन गई, ऑर्गेनेल का एक्सटेंशन हो गया है और साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे मूव कर रहा है। इसको हम बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। जब साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मूव करता है, एक दूसरे सेल में मूव करता है, तो उसको हम बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल। बेसिकली ये क्या होता है, इट इज़ योर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। किसके लिए होता है? सिर्फ वाटर के लिए, रिसेप्टर के लिए, कुछ स्मॉल सिग्नल रिसेप्टर होते हैं उनके लिए। बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, एक सेल से दूसरी सेल में नहीं जा सकती। इसका मतलब ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन सिर्फ इसीलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है? तो ये था हमारा सारा कुछ सेल वॉल के बारे में। नाउ हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि सेल वॉल के अंदर क्या आती है, सेल वॉल के अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन। तो आई थिंक मुझे इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर देना चाहिए ताकि थोड़ा-सा बड़ा लगे और आपको ईज़िली समझ आए। ओके, नाउ दिस इज़ क्लियर टू यू? ग्रेट। लेट मी चूज़ दिस कलर। ओके, तो अब हम बात करेंगे सेल, पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, रुको। है ना बच्चों, पढ़ते रहा करो टाइम से सारी चीज़ें। ओके, तो भी करके देते हैं। अच्छा नहीं लग रहा ना? चलिए, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं बच्चों। सेल मेम्ब्रेन जो है उसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो कि मैम है कहाँ, दिखाई तो दे कम से कम। तो ये रहा, ठीक है? तो ये है आपके पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो। एंड जो ये टर्म थी सेल मेम्ब्रेन की, किसने दी थी? क्रैमर एंड निगेली ने सबसे पहले इस टर्म को दिया था। इसके फीचर समझ लो। पहली बात तो ये लिविंग होती है। सेकंड चीज़, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मैंने कई बार बता दिया है। ये सॉल्यूट को अलाउ करती है, सॉल्वेंट को भी अलाउ करती है, बट एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी अकॉर्डिंग ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अलाउ करेगी। डायनेमिक होती है, मतलब मूव करती है। अब मैं वो बताऊंगी मूव कैसे करती है, ठीक है? मतलब फ्लो करती हुई दिखाई देती है। एसिमेट्रिक होती है। एसिमेट्रिक मतलब देखो, अगर एक जगह, जैसे मतलब अगर 2 भाई हैं, दोनों भाइयों को सेम चीज़ दे दी, तो मतलब हमने उसके साथ एक सिमेट्री की तरह से काम किया, इक्वल काम किया। बट अगर हमने एक भाई को ज़्यादा चीज़ दे दी, एक भाई को कम दे दी, तो मतलब हमने एसिमेट्री चीज़ पैटर्न को फ़ॉलो किया है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि प्लाज़्मा मेम्ब्रेन की एक आउटर साइड होती है, एक आउटर साइड होती है, एक इनर साइड होती है। अगर मान लो आउटर साइड पे कुछ ज़्यादा है, तो आप उसको बोलोगे, और इनर साइड पे वो नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पर एसिमेट्रिक नेचर फ़ॉलो हुआ है। मोज़ैक पैटर्न होता है। मोज़ैक मतलब एक तरीके से क्लियर नहीं होता है वो पैटर्न, मोज़ैक फ़ील होता है। क्वासी फ्लूइड होता है, ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड होती है। सेमी लिक्विड फॉर्मेशन यहाँ पे नेचर होता है, तो हम उसको बोलते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर है यहाँ पे, ठीक है? ओल्ड मॉडल के अकॉर्डिंग देखिए तो डेनियल डेविडसन एक मॉडल था, एक रॉबर्टसन मॉडल था। दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, इसलिए मैं नहीं समझा रही हूँ। बट ऐसा था कि रॉबर्टसन मॉडल जो था,
वो सैंडविच मॉडल था। अब मैम ये सैंडविच मॉडल क्या होता है? उन्होंने कहा था कि 2 प्रोटीन की लेयर आउटर साइड पे हैं और 2 इनर लेयर जो है वो लिपिड की हैं। मतलब कि 2 प्रोटीन की लेयर के बीच में तो लिपिड की लेयर धसी हुई है। इसका मतलब ये एक सैंडविच की तरह है जिनमें बाहर 2 ब्रेड रखे हुए हैं और अंदर कुछ सामान है, कुछ मटेरियल है, कुछ वेजिटेबल्स हैं। तो यही चीज़ थी कि प्रोटीन की लेयर बाहर की तरफ है और लिपिड की लेयर अंदर की तरफ है, तो इनका ये मॉडल था। डायमीटर दोनों ने इसके अलग-अलग दिए थे। तो इसलिए डेनियल डेविडसन मॉडल है और एक है रॉबर्टसन मॉडल। बट दीज़ मॉडल्स आर नॉट लाइक फॉलो नहीं किया गया इन मॉडल्स को, तो इसलिए एक नया मॉडल आया था जो कि एक्सेप्टेड भी है। दिस मॉडल इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको बोला जाता है, एंड दिस मॉडल इज गिवन was given in 1972। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ पूछी जा चुकी है, तो मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके okay। तो जो न्यू एक्सेप्टेड मॉडल था वो किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। एंड उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और दिया कब गया था? 1972 में ये मॉडल दिया गया था। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? एक मिनट बच्चों, होता क्या है यहाँ पे? थोड़ा मुझे एक मिनट, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना। ओके ग्रेट, आई होप दिस इज विजिबल टू यू राइट नाउ, क्लियर। ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाइलाइट ही चूज कर लेते हैं, हाइलाइटर से ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। हम्म, ये वाला, ये वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देखो बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मॉडल दिया गया था दैट वाज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एंड इस मॉडल में क्या कहा गया था? सबसे पहले ध्यान से देखो, ये जो आपको दिख रही है ये एक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लिपिड, ठीक है। ये है लिपिड, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसको हम बोलेंगे लिपिड। इसको कहा गया था कि जो लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बाई लेयर है। तो आप देख सकते हो एक लेयर ये ऊपर रही और एक लेयर ये रही, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है कि लिपिड की बाई लेयर है, एक लेयर ऊपर की तरफ है और एक लेयर नीचे की तरफ है। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, दिस इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है साइटोप्लाज्म है, तो एक लेयर जो है वो बाहर की तरफ है और एक लेयर जो है वो अंदर की तरफ है। इसको हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड किसका बना हुआ है? लिपिड जो है ये है फॉस्फोलिपिड। इसमें एक कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप रहता है और लिपिड रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। देखो कैसे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक इस तरीके की गोल सी स्ट्रक्चर है और नीचे कुछ हैंग हो रहा है। तो जो ये गोल सी स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। मतलब ऐसा हेड जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक हेड। और जो ये आप देख रहे हो थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। यानी एक ऐसी टेल जो वाटर से दूर जाती है उसको हम बोलते हैं, वाटर को रिपेल करती है, दैट इज योर हाइड्रोफोबिक टेल। ये कैसी होती है नेचर में? दिस इज नॉन पोलर, यानी कि ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं करती है, लेकिन हाइड्रोफिलिक होती है, पोलर यानी ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक है, इसका मतलब ये कार्बन की चेन है, कार्बन की बनी हुई है, लेकिन कौन से कार्बन की? मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में दोनों ही लिखे हुए हैं मेड अप ऑफ, सॉरी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या मतलब होता है? जिनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होते हैं उनको आप बोलते हो सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होते। बट इन रियलिटी अगर हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सैचुरेटेड फैटी एसिड और नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड दोनों की बनी हुई होती है, या अनसैचुरेटेड, मतलब सैचुरेटेड वो हो गए जिनमें डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन के बीच में, और अनसैचुरेटेड वो हो गए जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन के बीच में। तो इसका मतलब ये दोनों की बनी हुई होती है, सैचुरेटेड की भी और अनसैचुरेटेड की भी, ठीक है।
तो ये लिपिड की लेयर समझ में आई। अब फॉस्फोलिपिड की लेयर है और इसमें से लिपिड क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। इसका मतलब अगर बाहर के एनवायरनमेंट में लिक्विड होगा तो उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, ये हेड है। और अगर जो टेल है वो कहाँ होगी, वो अंदर रहेगी, क्योंकि दोनों ही तरफ एक्वस एनवायरनमेंट है। और एक्वस एनवायरनमेंट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अट्रैक्ट होता है वही होना चाहिए, जो अट्रैक्ट नहीं है पानी की तरफ उसको आप अंदर की तरफ छुपा के रखोगे। तो टेल जो है वो छुपी हुई रहती है फॉस्फोलिपिड की। और मेनली किसकी बनी हुई थे, फॉस्फोग्लिसराइड्स की। यानी ये कंपोनेंट है, जो आपका लिपिड है उसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक। इसके अलावा आप इसमें ये ऑरेंज कलर की चीजें देख रहे हो, ये क्या है, दीज आर द प्रोटीन। प्रोटीन कौन कौन सी है, इनको आप बोलते हो इंट्रिंसिक प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन होती हैं जो पार्शियली एम्बेडेड होती हैं, मतलब कि आधी जो है वो धसी हुई है लिपिड की बाइलेयर में, उसको हम बोलते हैं पार्शियली एम्बेडेड। उसके अलावा आपको ये ग्रीन वाली भी दिखाई दे रही होंगी, ग्रीन वाली जो है ये है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है जो सिर्फ सरफेस पे होती है, सुपरफिशियली अटैच होती है, इनको इजीली रिमूव कर सकते हो। जबकि जो अंदर धसी हुई है उनको रिमूव करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे। एक ऐसी प्रोटीन भी होती है जो इंट्रिंसिक होती है बट पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या फिर हम इसको इंटीग्रल प्रोटीन की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो दोबारा मैं क्लियर कर देती हूँ, दो तरह की प्रोटीन है, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो सुपरफिशियली अटैच है और आप उसको इजीली रिमूव भी कर सकते हो। और एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन दो तरह की है, या तो वो हाफ एम्बेडेड है या फिर वो कंप्लीटली एम्बेडेड है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हमने इस चीज को डिसाइड कैसे किया कि ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, तो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, दैट ऑन द बेस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि हमने कितना इजीली किसी को रिमूव कर लिया है, उसी बेस पे हमने एक्सट्रिंसिक सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, हमने उसी बेस पर दोनों प्रोटीन को अलग अलग रखा है कि कौन सी इजीली रिमूव हो जाती है और कौन सी देर में रिमूव होती है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक चेन दिखाई दे रही है ऑरेंज, ये पिंक कलर की, ये होती है ओलिगोसेक्राइड की चेन। सेक्राइड मतलब शुगर की यूनिट, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, यानी ये जो शुगर की यूनिट दिख रही है, शुगर ये देखिए ग्रीन में मैंने लिखा हुआ है नीचे, ये ओलिगोसेक्राइड होती हैं। और ये आपको सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन पे ही दिखाई दे रही है, इनर मेम्ब्रेन पर ये आपको नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये रिसेप्टर की तरह काम करती है, फ्लैग की तरह काम करती है। जैसे मान लो, फ्लैग कैसे बोल रही हूँ मैं, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर स्कूल में स्टूडेंट हो, राइट, तो आपको उसके लिए आई कार्ड मिलता है। अगर आप उस आई कार्ड को डेली लगा करके जाओगे, वो आपकी पहचान है। अगर आप उसको डेली लगा करके जा रहे हो तो मतलब आपको वहां पे एंट्री मिलेगी। बट अगर मान लो आप उसको लगा के गए किसी दूसरे स्कूल में, ठीक है, आप उसको डाल के दूसरे स्कूल में चले गए, बट आपको एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि आप उस स्कूल का आई कार्ड नहीं ले रहे हो। तो आई कार्ड आपकी आइडेंटिटी है। इसी तरह सेल के पास भी उनकी कुछ आइडेंटिटी होती है, कि मैं इस ऑर्गेनिज्म की सेल हूं, तो उसके लिए उसके पास स्पेशल टाइप के रिसेप्टर होते हैं, स्पेशल टाइप की शुगर होती हैं, स्पेशल टाइप के एंटीजन होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये मेरी आइडेंटिटी है कि मैं इस ऑर्गेनिज्म की हूँ पर्टिकुलर। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली शुगर होगी ये, और ये एक ही साइड पे अटैच होगी। ठीक है। एंड आई टोल्ड यू कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एसिमेट्रिक इन नेचर है। मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि एसिमेट्रिक होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ओलिगोसेक्राइड आपको वन साइड मिल रहे हैं, वन साइड अंदर की तरफ नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से। उसके अलावा अगर आप साइटोसोल को ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको बता दिया कि ये बाइलेयर है और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बेसिकली आप यहाँ पे अगर मान लो कोई मटेरियल था मुझे वो अंदर भेजना था, तो मैं इस टनल प्रोटीन के थ्रू इजीली उसको अंदर भेज सकती हूँ। ठीक। ओके। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें और क्या-क्या मिलता है, इसमें हमें मिलती है ड्रॉपलेट। किसकी ड्रॉपलेट मिलती है? कोलेस्ट्रॉल की ड्रॉपलेट मिल जाती हैं, जो इसको क्या देती हैं? स्टेबिलिटी देती हैं, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी भी देती हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और आपको मिलने वाली है, वो क्या है? मूवमेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, मूवमेंट। मूवमेंट का क्या मतलब है? मान लीजिए ये मेरे पास क्या है? लिपिड, एक लिपिड का मॉलिक्यूल है। सपोज दिस इज द लिपिड मॉलिक्यूल। ये क्या कर सकता है? ये इधर से इधर की तरफ है, राइट, मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसी है, लेकिन ये पूरा फ्लिप कर सकता है। पूरा फ्लिप करेगा तो अंदर की तरफ हेड आ जाएगा और ऊपर टेल चली जाएगी। तो ये मूव करता है ऐसे। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो याद रखिएगा कि लिपिड जो होते हैं वो क्या शो करते हैं? लिपिड हमेशा शो करते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। लिपिड ऑलवेज क्या करते हैं? ये अगर ऐसे हैं तो ये ऐसे मूव कर जाएंगे, इसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट।
लेकिन जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन में ऐसी मूवमेंट नहीं होती, यहाँ से ऐसी मूवमेंट नहीं होती। इसमें या तो वो इस तरीके से मूव करेगी या वो इस तरीके से मूव करेगी। इसको हम बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। और ये लेटरल मूवमेंट क्यों होगी? लेटरल मूवमेंट होगी ड्यू टू फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ड्यू टू फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट। देखो यहाँ पे लिपिड ऐसे मूव कर रहा है, ये लिपिड अपनी पूरी स्ट्रक्चर को चेंज करके अपने हेड को डाउन करके टेल ऊपर ले सकता है। इसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेकिन इस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की वजह से ये जो प्रोटीन है वो या तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, लेफ्ट साइड डायरेक्शन में मूव कर सकती है, या फिर राइट मूव कर सकती है। क्योंकि जो प्रोटीन है उसमें मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ लिपिड के फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की वजह से होगी, और वो भी बहुत रेयर होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। तो दोनों मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन में खुद से कोई मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि लिपिड में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, इसी वजह से प्रोटीन में लेटरल मूवमेंट शो होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 4-5 चीजें हमने कवर की। दोबारा से एक बार लिख लेते हैं इन चीजों को। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, तो 5 चीजें कवर की। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने कवर किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर होती है। 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लिपिड की बाइलेयर कैसे थी? ऐसे थी, एक इस तरीके से है, एक इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, और ये किसके बने हुए हैं? ये बने हुए हैं फोस्फोलिपिड के। इस फोस्फोलिपिड में जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। मतलब एक वाटर अट्रैक्टिव है और एक वाटर रिपेलिंग है। उसके अलावा हमने इसमें और क्या चीज देखी? इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट थी प्रोटीन। अब प्रोटीन की जब बात आई थी तो एक प्रोटीन जो थी वो कंप्लीटली एम्बेडेड थी, इस तरीके से। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल इधर है तो वो यहाँ से अंदर जा सकता है इस प्रोटीन के थ्रू, या फिर अगर वो अंदर है साइटोसोल की तरफ है तो वो बाहर भी आ सकता है इसके थ्रू। इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या फिर इसको हम बोलते हैं चैनल या टनल प्रोटीन। इसके अलावा दूसरी प्रोटीन भी थी जो हाफ एम्बेडेड थी, इस तरीके से। ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन थी, बट ये पार्शियली एम्बेडेड रहती है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन दो तरह की हुई, एक तो ये टनल प्रोटीन और एक ये वाली प्रोटीन जो पार्शियली एम्बेडेड रहती है। थर्ड प्रोटीन जो थी वो थी हमारे पास, थर्ड प्रोटीन जो थी वो सुपरफिशियली अटैच थी, कुछ इस तरीके से, जिसको बहुत इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो प्रोटीन की दो कैटेगरी है, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। इन दोनों को किस बेस पे रखा गया है? ऑन द बेस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि कितना इजीली इनको निकाला जा सकता है, उस बेस पे इन दोनों प्रोटीन को अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड चीज क्या हो सकती है? थर्ड चीज यहाँ पर होती है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की ड्रॉपलेट, जो दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में रहेगी, बाइलेयर के बीच में रहेगी। इसका काम होता है स्टेबिलिटी देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा एक और चीज थी हमारे पास, जिसमें मैंने आपको बताई थी शुगर की चेन। शुगर की चेन जो थी वो सिर्फ एक ही साइड प्रेजेंट थी, और ओलिगोसेक्राइड हम इसको बोलते हैं। सेक्राइड मैंने आपको बताया शुगर, और ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। यानी कि यहाँ पर कुछ यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं शुगर की, और इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको बोलते हो ओलिगोसेक्राइड। ये क्या होती है? ये बेसिकली एक्ट एज अ आई कार्ड, जो हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होता है उसकी तरह बिहेव करती है। हर एक सेल का अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं सिग्नल की तरह बिहेव करती है। इट कैन बी योर एंटीजन, एंटीजन हो सकता है जो सेल का खुद का एंटीजन होता है। उसके अलावा यहाँ पर ये कोई रिसेप्टर की तरह बिहेव कर सकती है, या फिर ये किसी तरह के अनदर मॉलिक्यूल की तरह रिएक्ट कर सकती है, सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह रिएक्ट कर सकती है। बट ये वन साइड होती है, इसी वजह से पूरी की पूरी जो लिपिड की बाइलेयर होती है वो एसिमेट्रिक इन नेचर हो जाती है। एंड यहाँ पर जो लिपिड की लेयर होती है ये मूव करती है, यानी ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करती है, और जो प्रोटीन होती है वो लेटरल मूवमेंट शो करती है, जिसकी वजह से हमें पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हिलती हुई दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोज डायनेमिक नेचर। अगर एनसीईआरटी में देखा जाएगा तो एनसीईआरटी में इसकी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, वेव लाइक मोशन में। इसका मतलब यहाँ पर ये मूव करती है, क्वासी फ्लूइड इन नेचर होती है, सेमी फ्लूइड होती है, जिसको हम बोलते हैं ना बहुत विस्कस होती है ना बहुत लिक्विड होती है।
सबसे पहले जो है ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पर अगर हम देखें तो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन जब देखी गई थी तो सबसे पहले आरबीसी की प्लाज़्मा मेम्ब्रेन को चेक किया गया था। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्यों आरबीसी को ही चूज़ किया गया था प्लाज़्मा मेम्ब्रेन को चेक करने के लिए? तो आरबीसी बहुत ही सिंपल होती है, मैच्योर आरबीसी एरिथ्रोसाइट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होती है। उसका खुद का बेसिकली न्यूक्लियस भी नहीं होता है, जिसकी वजह से आरबीसी को स्टडी करना बहुत ईज़ी होता है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले आरबीसी की चेक की गई थी और उसके अंदर कितना प्रोटीन और कितना लिपिड देखा गया था। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 52% प्रोटीन और 40% लिपिड जो है वो सबसे पहले चेक किया गया था आरबीसी के अंदर। यानी लिपिड का कंपोजिशन वेरी कर सकता है, प्रोटीन का कंपोजिशन वेरी कर सकता है सेल टू सेल, बट अगर आरबीसी का एक डाटा पूछा जाए तो 52% प्रोटीन और 40% लिक्विड। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीटली आपको समझा दिया है, 2 टाइम रिवाइज हो चुका है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करेंगे। फंक्शन क्या-क्या होते हैं? पहला, कंपार्टमेंटलाइजेशन। मान लो अगर एक सेल है और उस सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल हैं, तो हर एक ऑर्गेनेल को साइड से बाउंड्री मिली हुई है और वो बाउंड्री किसकी बनी हुई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जिसकी वजह से उस पूरी सेल के अंदर जो एक हाउस की तरह काम कर रही है, उसके अंदर बहुत सारे रूम बन गए हैं। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल के चारों तरफ जब होती है, तो वो एक पूरी सेल के ऑर्गेनेल को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। उसके अलावा हमने पढ़ा कि यहाँ पर प्लाज्मो डेस्मेटा जैसे सेल वॉल के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे एक कनेक्शन बनाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, जिसको हम बोलते हैं डेस्मोट्यूब्यूल। ये मैंने आपको अभी समझाया। डेस्मोट्यूब्यूल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होती है एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, तो वो इंटरेक्शन में हेल्प करती है। अब अगर इंटरेक्शन की बात हो ही रही है, तो थोड़ा ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है पैसिव, एक हो सकता है एक्टिव। तो यहाँ पे समझते हैं इसको। ओके, देखो, ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। डज़न्ट मैटर कि वो अंदर से बाहर जाएगा सेल के या सेल के बाहर से अंदर आएगा, लेकिन आपको उसको मूव करवाना है। और अगर आप मूव करवा रहे हो उसको तो उस सॉल्यूट का या सॉल्वेंट के लिए हमें एक पाथ फॉलो करना होगा। सपोज़ कर लेते हैं, ये मेरे पास क्या है? लिपिड की बाइलेयर है और एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे है। इस मॉलिक्यूल को अंदर जाना है। क्यों जाना है अंदर? 2 कंडीशंस हैं। अगर अंदर हो सकता है इस मॉलिक्यूल की कमी है, अंदर ये मॉलिक्यूल कम है, ऐसी कंडीशंस में हमें पता है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन में है और अंदर कम कंसंट्रेशन में है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका अमाउंट एक जगह ज़्यादा है और एक जगह कम है, तो वो मॉलिक्यूल ईज़िली कम की तरफ जाएगा। इसमें आपको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे अगर माउंटेन के टॉप से कोई चीज़ नीचे फेंकी जाए तो वो बहुत ईज़िली नीचे आएगी क्योंकि आपको उसमें एनर्जी नहीं लगानी है। वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट है। उस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपने किसी तरह की एनर्जी नहीं दी। दिस इज़ योर पैसिव ट्रांसपोर्ट। विदाउट एनर्जी, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, आपने एटीपी का खर्चा नहीं किया है। क्लियर? बट अगर मैं बोलूं कि यहां पे कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा थी, मान लो आउटर साइड में किसी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और अंदर की तरफ उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी सॉल्यूट को अंदर से बाहर की तरफ जाना है, मतलब जहां पे कंसंट्रेशन कम है वहां से बाहर की तरफ जाना है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। वही सेम आपके पास एग्जांपल कि अगर मैं माउंटेन के नीचे खड़ी होकर कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकूं तो उसके लिए मुझे एनर्जी लगानी होगी क्योंकि मैं अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रही हूं, तो वहां पर मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल, 2 तरह के ट्रांसपोर्ट हो गए, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं दी जाती क्योंकि ये कैसा होता है? अलोंग द कंसंट्रेशन, वर्ड ध्यान में रखिएगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड जो दूसरा होगा जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि मैं ऑलरेडी जिस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जहां कम है
वहां से उसको हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेज रही हूँ, तो उसको हम बोलते हैं लो टू हाई कंसंट्रेशन। इसको हम एक नाम और बोल सकते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इस चीज के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये दो चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, ट्रांसपोर्ट का यही मतलब है। हाईलाइट करते हैं, इंट्रैक्शन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट में एक होगा पैसिव और एक होगा एक्टिव। पैसिव क्या है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर कोई चीज हाई कंसंट्रेशन है उसको लो कंसंट्रेशन की तरफ भेजना, जैसे परफ्यूम एक जगह से दूसरी जगह इजीली चला जाता है। इसके अलावा ये डाउन हिल होगी, अपने आप होगी रिएक्शन, कोई एटीपी का खर्चा नहीं होगा। लेकिन अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें कोई भी मटेरियल, कोई भी सॉल्यूट जो है वो सेल के अक्रॉस जब जाएगा तो वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ऑलरेडी वो जो मूवमेंट होगी वो अपहिल मूवमेंट होगी और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसीलिए एटीपी का खर्चा होगा। ठीक। उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका और फंक्शन क्या होता है? एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोसिस का मतलब होता है सेल, यानी सेल के अंदर। अंदर आने में दो चीजें आ सकती हैं, या तो सेल के अंदर कोई सॉलिड मटेरियल आ सकता है या सेल के अंदर कोई लिक्विड मटेरियल आ सकता है। अगर सेल के अंदर कोई लिक्विड मटेरियल आएगा तो उसको बोला जाता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस यानी कि अगर सेल जो है वो किसी लिक्विड को ले रही है, ड्रॉपलेट्स को ले रही है, तो बोलोगे पिनोसाइटोसिस। और अगर सेल जो है वो किसी सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ कर रही है तो बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन की या तो इन्वेजिनेशंस इस तरीके से हो जाती हैं कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और कोई भी मटेरियल को इनगल्फ कर लिया जाता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो। जैसे कि अगर हम देखें तो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन जो आपके पास पेप्टाइडल हार्मोन है, ये आपका ब्लड से क्या होता है, ब्लड के अंदर आ जाता है, किसके ब्लड सेल्स के अंदर आ जाता है, कहाँ पे बनता है? पेनक्रियास में बनता है, वहां से ब्लड सेल्स के अंदर चला जाता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। अगर एंडोसाइटोसिस होती है तो एक्सोसाइटोसिस भी होती है। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? एक्सो का मतलब एग्जिट, साइटोसिस का मतलब सेल से बाहर। यानी कि आपको सेल से बाहर जब कोई चीज निकालनी होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, यानी इफेगी, जिसको हम वॉमिटिंग भी बोलते हैं सेल की, तो इसको बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। सेल के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है, अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो उसको सेल से बाहर निकालना है तो हम उसको बोलेंगे इनसाइड टू आउटसाइड फ्रॉम सेल। तो ये फंक्शन भी किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अगर एंडोसाइटोसिस करनी थी तो सेल इन्वेजिनेशन शो करती है। अगर एक्सोसाइटोसिस करनी होती है तो सेल बेसिकली क्या करती है? एक्सटेंशंस बनाती है, जिनके थ्रू वो सेल मटेरियल को बाहर निकाल देती है। जो सेल की स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर सबसे पहले मैच्योर मेमेलियन आरबीसी के अंदर डिस्कवर की गई थी। इसको देखा किसके थ्रू गया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया था, क्योंकि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने तब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर डिस्कवर कर लिया था। एंड इसको फ्री स्पेक्चर टेक्निक के थ्रू ही जो है देखा गया था, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसमें बेसिकली मेमेलियन आरबीसी को फ्रीज कर दिया गया था और उसके बाद उसके सारे कंपोनेंट को वन बाय वन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो ब्रेक हो गई थी, उसको बाद में जोड़ के देखा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। तो फ्री स्पेक्चर टेक्निक और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। और किसके अंदर देखी गई थी सबसे पहले? मैच्योर मेमेलियन आरबीसी। यहाँ पे पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, जो उसके फीचर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के। देखो, सेल के अंदर थोड़ा-सा यहाँ क्लियर करके समझाते हैं। ठीक है, तो देखो, मान लो एक सेल है। मैं अब एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेजर डिफरेंस हमने देख लिया है सेल वॉल का। तो अब हम सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की बात करेंगे। तो मान लो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म को बाद में डील करेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो सेल का ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अराउंड आपको एक चीज दिखाई देती है। इस न्यूक्लियस को न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन
डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इसके सराउंड में आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, जिनको हम बोलते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मान लो न्यूक्लियस से कोई चीज बनी, कोई एमआरएनए बना, कोई प्रोटीन बनी, तो वो प्रोटीन सबसे पहले कहाँ गई? ईआर के पास गई। ईआर ने हेल्प की उस प्रोटीन को बनवाने में, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस सिर्फ एमआरएनए बनवाता है, न्यूक्लियस जो है वो आरएनए बनवाता है डीएनए को ट्रांसक्रिप्ट करके। लेकिन उस आरएनए से प्रोटीन बनती है। वो प्रोटीन कहाँ बनती है? वो ईआर के अंदर बनती है। मैं बताऊंगी आपको कि ईआर में कैसे कैसे बनती है, क्या बनता है, बट अभी समझो कि सबसे पहले न्यूक्लियस से क्या बना? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था इंफॉर्मेशन के लिए। डीएनए ने क्या किया? ट्रांसक्रिप्शन की और आरएनए बनाया। हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एमआरएनए की बात करेंगे। तो मैसेंजर आरएनए बना। इस आरएनए से फिर क्या बना? इस आरएनए से बनी प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन एमआरएनए के थ्रू बनी। अब ये प्रोटीन जब बनी तो ये बनी हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी आरईआर के ऊपर। अब इस प्रोटीन को, अभी ये प्रोटीन इमेच्योर है, ये कंप्लीट नहीं है, इसको बनाना है कंप्लीट। तो जब ये कंप्लीट बनेगी, कंप्लीट इसमें मॉडिफिकेशन होंगे, तो वो काम कौन करेगा? वो काम कौन करेगा? वो काम करेगी इस आरईआर के आगे जो एक और ऑर्गेनिल बैठी हुई है, जिसको हम बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या करेगा? इस आरईआर से मिलने वाली इमेच्योर प्रोटीन को मैच्योर करेगा। अब गोल्जी के पास वो प्रोटीन हो गई मैच्योर। अब वो मैच्योर प्रोटीन जाएगी आगे। कहाँ जाएगी? वो प्रोटीन आगे जाएगी छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिनको हम बोलते हैं वेसिकल। अब ये वेसिकल का फेट डिपेंड करता है कि अगर मान लो इसी सेल को रिक्वायरमेंट थी उन प्रोटीन की, तो वो इसी सेल के अंदर रहेंगी। लेकिन हो सकता है सेल से बाहर भी भेजने हो ये प्रोटीन, तो इस कंडीशन में ये वेसिकल या तो सेल से बाहर जा सकते हैं वाया एक्सोसाइटोसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर ये सेल के अंदर ही रह सकते हैं। लेकिन इन वेसिकल का अलग अलग फेट है। बट मान लो कुछ टाइम के बाद इन वेसिकल को अब होना है डिस्ट्रॉयड। तो डिस्ट्रॉय होने के लिए सेल के पास एक और ऑर्गेनिल होती है जो हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम। तो बैक टू बैक हमने 4 ऑर्गेनिल पढ़ी। कौन कौन सी? एमआरएनए के बाद से देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा ईआर। ईआर क्या था? जो प्रोटीन बनवाएगा। ईआर की प्रोटीन होगी इमेच्योर, उसके बाद उसको मैच्योर करेगी गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो उसको मैच्योर कर देती है, तो वो पैकेट में बंद हो जाती है, जिन पैकेट्स को हम बोलते हैं वेसिकल। अब वो वेसिकल या तो सेल से बाहर जा सकते हैं या सेल के अंदर रह सकते हैं। अब उन वेसिकल को आगे बाद में डिस्ट्रॉय भी होना होगा, या हो सकता है बहुत सारी और भी ऐसी ऑर्गेनिल है या वेस्ट मटेरियल है जिनको डिस्ट्रॉय होना होता है, तो वो जाती हैं अनदर ऑर्गेनिल में। तो यही वेसिकल जो बने हैं, इनमें से कुछ वेसिकल मॉडिफाई होकर के एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। तो ये 4 ऑर्गेनिल हैं। ये चारों ऑर्गेनिल एक दूसरे के साथ कनेक्शन में हैं, इसीलिए हम इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी बोल देते हैं। अब वेसिकल को एनसीईआरटी ने एज सच रिप्रेजेंट नहीं किया है। वेसिकल क्योंकि हमारे पास गोल्जी अपरेटस कई तरह के बनाती है, जिनमें से कुछ वेसिकल बन जाते हैं लाइसोसोम, और कुछ वेसिकल प्लांट वगैरह के अंदर बन जाते हैं वैक्यूल। वैक्यूल जिनमें आपके पास वाटर, पिगमेंट, बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं। तो वैक्यूल हो गया और लाइसोसोम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 ऑर्गेनिल हैं कनेक्शन में। एक है ईआर, एक है गोल्जी बॉडी, एक है लाइसोसोम और एक है वैक्यूल। ये चारों ऑर्गेनिल एक दूसरे से कनेक्शन में रहती हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है एंडो। एंडो मतलब अंदर, मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है, सब अलग अलग कवर हैं, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है। अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगी तो ईआर की प्रोटीन कभी भी फंक्शनल नहीं हो सकती। अगर लाइसोसोम नहीं होगा तो सेल की कभी भी एपोप्टोसिस नहीं हो सकती। अगर वैक्यूल नहीं होगा तो सेल की कभी भी टर्गर प्रेशर मेंटेन नहीं रह सकता। तो इसीलिए चारों एक दूसरे के लिए काम करेंगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और चारों में क्या होती है? सिंगल बाइलेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सिंगल मेम्ब्रेन अगर लिखा जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि यूनिलेयर होती है। सिंगल मेम्ब्रेन अगर लिखा जाए तो इसका मतलब होता है बाई लेयर होती है। बाई लेयर मतलब फोस्फोलिपिड की बाई लेयर। फोस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई थी, जो सिंगर एंड निकोलसन ने मॉडल दिया था वो वाला। ठीक है, तो ये 4 ऑर्गेनिल अभी जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप
सेल और उसके कंपोनेंट की स्टडी कर रहे हो तो इस पूरी ब्रांच को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? सेल की स्टडी करना, सेल से कोई भी इंट्रैक्शन किसी भी ऑर्गेनेल का हो रहा है उनकी स्टडी करना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करना, इसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। सेल जो है बेसिकली वो दो चीजों से बनती है, एक होती है सेल वॉल जो हमने पढ़ा, और एक होता है प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आती है सेल मेम्ब्रेन और एक आता है प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन को अलग निकाल दो तो प्रोटोप्लाज्म फिर से दो चीजों का बना हुआ होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अलग निकाल दो तो साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारी ऑर्गेनेल होती हैं जिनको बोलते हो सेल ऑर्गेनेल। और उसके अलावा ये सेल ऑर्गेनेल जो होती हैं लिविंग होती हैं, इसके अलावा होती हैं कुछ अर्गेस्टिक नॉन लिविंग सब्सटेंस। नॉन लिविंग को अगर अलग निकाल दो तो सेल ऑर्गेनेल में भी फर्दर दो तरह की कैटेगरी होती है, एक होती है मेम्ब्रेनस, एक होती है नॉन मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस यानी कि जिनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और नॉन मेम्ब्रेनस जिसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी। मेम्ब्रेनस में भी फर्दर कैटेगरी आती है कि वो सिंगल लेयर है, वो डबल लेयर है, वो ट्रिपल लेयर है। तो अगर सिंगल लेयर के एग्जांपल की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये चारों क्या है? ये चारों बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, और इसमें हम न्यूक्लियस भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने न्यूक्लियस के बारे में यहाँ लिखा था इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस ये तीनों क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ट्रिपल विच इज नॉट इन योर सिलेबस, इसमें एग्जांपल आता है ट्रांसमोसोम। ट्रांसमोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो ट्रिपल लेयर होती है। नॉन मेम्ब्रेनस जिनके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है उसमें आती है राइबोसोम और सेंट्रियोल। राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है अक्रेंस बता रही हूँ। राइबोसोम एक तो साइटोप्लाज्म में मिलता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, एक प्लास्टिड में मिलते हैं। तो ये चार ऑर्गेनेल ऐसी हैं जहां पर हमें राइबोसोम मिलते हैं। सेंट्रियोल के बारे में मैंने आपको कहा था कि सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे सेल साइकिल एंड डिवीजन में, जहां पे मैं बताऊंगी कि कैसे ये स्पिंडल फॉर्मेशन करवाते हैं और कैसे यहाँ पर डिवीजन में हेल्प करते हैं। डिवीजन का मतलब है एक सेल से कैसे दो डॉटर सेल बनेंगी, तो हम उसकी बात करेंगे। सेंट्रियोल का काम क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीजन में हेल्प करते हैं, मियोटिक डिवीजन में हेल्प करते हैं, कैसे सेंट्रियोल जो होते हैं स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करवा के। एंड ये चीज हमने शुरू में ही पढ़ ली थी कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं, प्लांट सेल में नहीं मिलते। तो प्लांट सेल में जो डिवीजन होती है वो ए माइटोटिक होती है। एनिमल सेल में जो सिस्टम चलता है उसको आप बोलते हो गर्ल सिस्टम, मतलब गोल्जी बॉडीज होती हैं, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड देन होता है लाइसोसोम। तो ये चार सिस्टम एनिमल सेल में चलते हैं। न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस, सपोज ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, उसको बोलते हो न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर एक और ऑर्गेनेल मिल जाएगी हमें छोटी सी, जो विदाउट सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर हमारा डीएनए फिल होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमोसोम बोल सकते हो, 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और इस तरीके से पूरा न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, ये चारों चीजें मिलकर बनाती हैं न्यूक्लियस। तो ये था, आज के लिए इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है जो हमने अब तक पढ़े हैं, ये सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वन बाय वन कैसे होते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ओके, तो हमने ये सारा डिस्कस कर लिया है एंड नेक्स्ट क्लास में हम ये पूरा पढ़ेंगे, पूरा सिस्टम मैं आपको समझाऊंगी कैसे क्या होगा। बट आज के लिए आप इतना ही पढ़ के आना है एनसीईआरटी से और इसको कवर कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। टेलीग्राम चैनल पर आपके इसके नोट्स मिल जाएंगे जब चैप्टर कंप्लीट होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।